एक मां अपने 5 महीने के दूध मुहे बच्चे की लाश की फोटो को खींचकर अपनी गैलरी पर सेव करती है, फिर मौका लगते ही व्हाट्सएप के जरिए उसी लाश की फोटो, जो 5 महीने की बच्चे की जो लाश की जो फोटो है, एक शख्स को भेजती है। साथ में एक वॉइस नोट भी होता है जिसमें वो लिखती है या कहें बताती है आप उस शख्स को कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे पति से ज्यादा, मेरे मरे हुए बच्चे की लाश से ज्यादा असली मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुमसे है और ये हमारी मोहब्बत की निशानी है। एक मरे हुए बच्चे की लाश की फोटो भेजकर एक मां उस शख्स से बहुत सारी बातें करती हैं, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए, क्योंकि उस चैट में इस तरीके की बातें लिखी हैं कि जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे केस की कड़ी में जब जांच पड़ताल होती है तो जो मां है, मां अपने 5 महीने की बच्ची की नाक को दबाती है, कान को दबा देती है, मुंह को दबा देती है, सारी चीजें एक साथ करती है। सोचिए एक जो बड़ा इंसान होगा या जो शख्स होगा वो छटपटाने लगता है बिना सांस के, बिना हवा के। उस 5 महीने की बच्ची की उस वक्त की हालत समझिए, जब उसी की मां, जिसकी मां की गोद में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है वो जगह, वही मां अपने बच्चे को गोद में बैठाकर उसके नाक, मुंह और कान को बंद कर देती है, इस उम्मीद में कि इस बात की जो खबर है किसी को नहीं लगेगी और मेरे बच्चे की जो मौत है एक तरीके से सामान्य हो जाएगी। क्या वो मनगढ़ंत कहानी थी? और जो सबसे बड़ा जो कारण है, जब इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि किस तरीके की कलयुगी मां है, जिसे अपने बच्चे को मारने से पहले उसने जरा भी नहीं सोचा, उसने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा कि मुझे अपनी मोहब्बत को पा लेना है, और उस मोहब्बत को पा लेने के लिए उस सबूत के तौर पर अपने मरे हुए बच्चे की लाश की फोटो भेजकर यह बताना चाहती है कि देखो, मेरी मोहब्बत पर तुमने कलंक लगाया था, मैंने अपने ही बच्चों की आहुति देकर तुम्हारे प्यार को अपनाना चाहती हूं। क्या है अंदर की कहानी, तफसील से जानिए। तो आज डिकोडिंग क्राइम में बात एक ऐसी केस स्टडी की जहां पर एक मां ने परफेक्ट क्राइम करने के लिए बाकायदा प्लानिंग की, और आप यूँ समझिए कि उसने परफेक्ट क्राइम कर भी दिया था। ना उसका पति जान पाता, ना उसके परिवार वाले जान पाते, ना ही पुलिस को इस बात की भनक लगती, गांव वालों तक को भी इस बात की खबर नहीं लगती कि जो कातिल है बच्चे की वो कोई और नहीं, उसकी खुद की माँ है। लेकिन एक चैट के ज़रिए, एक फ़ोन के ज़रिए जो पिता है वो खुद इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करके सारी कहानी दुनिया के सामने रख देता है। ये जो पूरी वारदात है, ये जो पूरी केस स्टडी है, तमिलनाडु की है, कृष्णानगर डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पर एक गांव पड़ता है चिन्नाटी। यहाँ पर 2 नवंबर की रोज़ हलचल होती है, टेंशन का माहौल होता है। हर जो गांव वाले थे वो किसी एक शख्स के घर पर जा रहे थे। अब वो घर किसका था? वो घर था सुरेश और भारती का। वही सुरेश और भारती जिनके 5 महीने के बेटे यानी ध्रुवन की मौत हुई थी। और इसीलिए जो वहाँ के लोग थे, हर कोई परेशान था कि बताओ एक फैमिली के ऊपर कैसी आपदा आ पड़ी है। अब यहाँ पर जो ध्रुवन था उसके बारे में लोग ये भी बात कर रहे थे, ये भी चीज़ें कह रहे थे उस वक्त, जो फुसफुसाते हैं गांव के लोग, वो ये भी कह रहे थे कि बताओ इस बच्चे के लिए जो सुरेश है उसने कितनी मन्नत मांगी। उसने सोचा कि उसे एक बेटा पैदा होगा, तब वो 1 लाख रुपए की उसने मन्नत मांगी थी। उसने सोचा था कि वो कोई धार्मिक अनुष्ठान कराएगा, और उसने ऐसा किया भी, बावजूद उसके बेटे की मौत हो गई। जुलाई 2025 में उसके बेटे का जन्म भी हुआ था। 2 बेटियां उसकी पहले से थी। अब ऐसे में हर कोई यही कह रहा था कि कितना उसको बच्चे की चाहत थी, कितना उसे बेटे की चाहत थी, लेकिन उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब उस रोज़ होता क्या है कि 2 नवंबर को करीब 3 बजे के आसपास जो भारती है वो रोते रोते कॉल करती है अपने पति को और बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ध्रुवन जो है वो उठ नहीं रहा। इस पर जब उसके हस्बैंड यानी सुरेश पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या होगा कि वो उठ नहीं रहा, तो बताती है कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी, और उसी वक्त अचानक ऐसा हुआ कि उसे नींद आ गई। और नींद लगने के बाद जब वो उठी, जब 1-1.5 घंटे बाद उसकी आंखें खुली, और जब मैंने ध्रुवन को उठाने की कोशिश की तो वो उठ नहीं रहा, और मैंने जब चेक किया तो पता लगा उसकी सांसें भी नहीं चल रही, तुम फ़ौरन घर आ जाओ। ये सुनते ही वो बाप जिसने बेटे के लिए मन्नत मांगी थी वो भागा भागा घर पहुँचता है, अपने बेटे को हिलाने डुलाने की कोशिश करता है, उसको पंप करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, और फ़ौरन वो वहाँ के जिला अस्पताल में अपने बेटे को ले जाता है। वहाँ पर डॉक्टर्स को दिखाता है और डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका बेटा तो करीब 1 घंटे पहले ही मर चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। अब इस पर जब वो अपने डॉक्टर्स से पूछता है, उनको पूरी कहानी बताता है कि जो मेरी पत्नी थी वो ब्रेस्ट फीड कर रही थी, और उसी वक्त ऐसा हुआ कि जब वो सोकर उठी उन्होंने बताया कि
जो बेटा है वो मर गया है, उसकी सांसें नहीं चल रही। अब डॉक्टर जब ये पूरा सिनेरियो समझते हैं, पूरी कहानी समझते हैं, तो कहते हैं कि देखिए ये एक्सीडेंटल डेथ है, बहुत ही रेयर केसेस आते हैं, लेकिन ऐसे केसेस आते हैं। और इसमें होता ये है कि जब माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं और ऐसे में कभी कभार सो जाती है या ज़्यादा दबाव बन जाता है, तो बच्चे की जो नर्व्स हैं वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि वो दूध पी रहा होता है और उस वक्त क्या होता है कि उसकी जो नर्व्स हैं, जो नलियाँ हैं, वो भी ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस जो है वो आर पार नहीं आ पाती, वो सांस लेने में दिक्कत होती है और पता नहीं चलता, एक झटके में उनकी मौत हो जाती है। अब जब ये सारी चीज़ें पता लगती हैं परिवार को और डॉक्टर्स के द्वारा कह दिया जाता है कि एक्सीडेंटल डेथ है, तो सुरेश जो है वो सदमे में चला जाता है। एक तरफ जो भारती है वो भी ढोंगी कर रही थी, लेकिन वो दिखा रही थी कितनी ज़्यादा दुखी वो उस पूरे चीज़ से है। अब इस पर डॉक्टर्स कहते हैं कि देखिए हमारे मानने में तो ये रेयर डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ है, आप एक काम करिए पोस्टमार्टम करा लीजिए। जो पिता है वो बोलता है कि सर मेरा 5 महीने का बच्चा है, मैं इसको कैसे, मतलब आखिरी वक्त में मैं ऐसे कैसे पीड़ा दूं, मैं कैसे इसके शरीर पर कोई कट लगता हुआ देख सकता हूं। अब इस पर जो पिता हैं यानी सुरेश है वो खुद ही मना कर देते हैं कि उन्हें कोई भी पोस्टमार्टम नहीं चाहिए। बाकायदा रिचुअल्स के साथ, रीति रिवाज के साथ बच्चा, जो 5 महीने का बच्चा था, उसकी कब्र खोदी जाती है और उसे दफनाया जाता है। अब ये पूरी बात थी 2 नवंबर की। 2 और 3 नवंबर की रोज़ ये सारी चीज़ें होती हैं। घर में मेहमान आए हुए थे, हर किसी का रो रो के बुरा हाल था। गांव वाले भी यही सोच रहे थे कि एक बच्चा बताओ 5 महीने की, उसने क्या ज़िंदगी जी और वो उसकी मौत हो गई। अब यहाँ पर तब तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, यहाँ तक गांव वाले भारती और सुरेश के बारे में बात भी कर रहे थे। सबको ये कह रहे थे कि भारती कितनी बेचारी है, कितनी अभागन है, सोचिए उसका छोटा सा बेटा, उसने बेटे को जन्म दिया, वो बेटा अब नहीं रहा। लेकिन ये पूरी बात जो चल रही थी 2 नवंबर की चल रही थी। करीब 1 हफ्ते बाद यानी कि 8 नवंबर के दिन जिस कब्र को खोदा गया था बच्चे को दफनाने के लिए, अब उसी जहाँ पर बच्चा दफन है उसी कब्र को दोबारा खोदा जा रहा था, क्योंकि बच्चे की डेड बॉडी अब बाहर निकालनी थी, अब उसका पोस्टमार्टम होना था। 8 नवंबर के दिन गांव वाले फिर से उस जगह पर इकट्ठा हुए और वहां पर देखा कि पुलिस फोर्स आई हुई है, फॉरेंसिक टीम आई हुई है, मेडिकल स्टाफ आया हुआ है और ये सब लेने वाला कोई और नहीं। इन सबको लाया कौन था? खुद सुरेश लाया था, जो उस बच्चे का बाप था। वहां पर लेकर आया था और बच्चे की फिर से कब्र खोदी जा रही थी ताकि उस लाश को निकाला जाए और अब पोस्टमार्टम कराया जाए। अब हर कोई हैरान था कि जब डॉक्टर्स ने कहा तब पोस्टमार्टम कराया नहीं गया, तब ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं, तो आखिर अब सुरेश ये सारी चीज़ें क्यों करा रहा है? सुरेश तो अंदर का सच जान चुका था, लेकिन जो गांव वाले थे वो अनजान थे कि ये जो एक घटना घटी है ये कोई घटना नहीं बल्कि एक परफेक्ट मर्डर प्लान को अंजाम देने की कोशिश की गई है और कोशिश करने वाली कोई और नहीं बल्कि बच्चे की ही माँ भारती है। अब ये सारी चीज़ें कैसे होती है, तो दरअसल मैं आपको छोटा सा बैकग्राउंड बताती हूँ कि सुरेश और भारती की शादी 6 साल पहले हो चुकी थी। इनकी 2 बेटियाँ होती हैं, लेकिन सुरेश को अब भी चाहत थी कि उसे एक बेटा हो जाए और इसके लिए वो कई जगह मन्नत मानता है। हालांकि भारती बार बार मना कर रही थी कि वो बार बार ये कहती थी कि आप मजदूरी करते हो, हम फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं और साथ ही साथ 2 बेटियां पालनी है। अब एक बेटा और मान लीजिए आप हम कर भी लें तो हम कैसे आगे गुजारा करेंगे? इस बात को लेकर भारती अक्सर चिंता जताती थी, लेकिन सुरेश को एक बेटा चाहिए था, वो अपनी बेटियों से संतुष्ट नहीं था और इसीलिए वो कई बार ऐसा करता था कि बहुत सारी उसने मन्नत मांगी और 1 लाख रुपए के अनुष्ठान की भी उसने मन्नत मांगी हुई थी। और इसी में भारती प्रेग्नेंट होती है और वो एक बेटे को जन्म भी देती है जिसकी मौत हो जाती है। अब ये पूरी उनके बैकग्राउंड की कहानी थी, लेकिन अब जिस वक्त बेटे की मौत हुई थी यानी 2 तारीख को जब दफनाया गया, 3 तारीख तक रिश्तेदार थे, उसके बाद अचानक होता यह है कि एक रोज़ जब सुरेश उठता है, क्योंकि हर कोई दुखी था, सदमे में था, तो इतनी गहरी नींद तो आ नहीं रही थी, तो इसलिए वो एक रोज़ जल्दी उठ जाता है और अचानक से जब वो उठता है तब वो देखता है कि उसे कहीं वाइब्रेशन की आवाज़ आती है और वो अपने बिस्तर पर टटोलता है, तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे, तो उसे दिखता है कि जिस तरफ उसकी पत्नी सोती है उस तकिए के नीचे एक फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। अब सुरेश को लगता है कि ये फ़ोन हो सकता है कोई रिलेटिव छोड़ गया हो, क्योंकि घर में ऐसी बात थी, कई सारे रिश्तेदार आए हुए थे, क्योंकि वो फ़ोन जो था वो उसकी जानकारी का फ़ोन नहीं था, तो उसे लगता है किसी रिलेटिव का फ़ोन होगा। लेकिन जैसे उसके हाथ से जो लॉक स्क्रीन है उसका बटन दबता है और जब वो स्क्रीन पर एक तस्वीर देखता है, उसे एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जिसे वो जानता था, यानी कि एक तो उसकी पत्नी होती है और पत्नी के साथ एक ऐसे शख्स की तस्वीर थी जिसको बहुत ही अच्छे से सुरेश जानता था। अब जब उस फ़ोन को सुरेश देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये जो फ़ोन है वो किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी का ही फ़ोन है। अब उस वक्त आप यूँ समझिए कि किस्मत उनके साथ में थी और इसीलिए उस फ़ोन में लॉक नहीं लगा था। सुरेश जैसे उस फ़ोन को खोलता है तो देखता है कि उसमें कॉल हिस्ट्री वगैरह चेक करता है, कोशिश करता है जानने की कि आखिर वाइफ जो है एक और फ़ोन लेकर क्यों रह रही है।
तब देखता है कि एक नंबर ऐसा है जिससे लगातार इनकमिंग है और जिससे लगातार आउटगोइंग है, और देख रहा है महीने महीने भर लगातार बात हुई है उस नंबर पे। अब सुरेश को क्यूरियोसिटी होती है, उसे लगता है कि मुझे जानना चाहिए और सारी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, तो इसीलिए वो जितने भी सोशल मीडिया ऐप था वो खोलने की कोशिश करता है और इसी सिलसिले में पहुंच जाता है व्हाट्सएप तक। और जैसे ही सुरेश व्हाट्सएप चैट ओपन करता है, उसे उसके अंदर एक ऐसा सबूत मिलता है जिससे उसे पता लगता है कि उसके बेटे की जो मौत हुई है वो किसी घटना से नहीं हुई, बल्कि उसे मौत के घाट उतारा गया है और बाकायदा 2 लोगों ने इसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग की है। अब सारी कॉल हिस्ट्री, चैट्स जानने के बाद जो सुरेश को कहानी पता लगती है वो बेहद होश उड़ा देने वाली थी। उसे समझ में आ गया था कि इस फ़ोन के अंदर कोई और चीज़ नहीं है बल्कि एक ऐसा प्रूफ है जिसके तहत वो ये साबित कर पाएगा कि उसकी पत्नी ने उसके बेटे का कत्ल किया, और तो और उसमें उसके साथ उसका साथी, उसका लवर, उसकी मोहब्बत भी शामिल है। अब वो मोहब्बत कौन थी, आपको मैं उसकी तस्वीरें भी दिखाती हूँ। स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, ये सुमित्रा है, ये सुमित्रा है और ये कोई और नहीं बल्कि ये भारती की गर्लफ्रेंड है जिससे भारती बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, और ये वही सुमित्रा है जिसको भारती ने मैसेज किया था, उस अपने बेटे की लाश की फ़ोटो भेजी थी और कहा था कि देखो मैंने अपने बेटे को मार दिया, तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी हो, मेरे बेटे और पति से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। अब इनकी कहानी क्या है, तो दरअसल 6 साल पहले सुरेश और भारती की शादी होती है, लेकिन शादी हो जाने के बाद जब सुरेश मजदूरी करता, घर से बाहर जाता, तो उसी रोज़ आज से 3 साल पहले इसी के पड़ोस में, जहाँ पर इसका ससुराल था, उसी के पड़ोस में सुमित्रा नाम की एक लड़की रहती थी जो कि 22 साल की बताई जा रही है उसकी उम्र है। अब इन दोनों में अक्सर दोस्ती हो जाती थी क्योंकि लड़कियां थी, बातचीत होती थी, कई बार ये शॉपिंग पे जाती, घर पर आती, मिलना जुलना हो गया। अब ये जो दोस्ती थी वो इस कदर बढ़ी कि इन्हें पता भी नहीं चला कि ये दोस्ती कब इनकी प्यार में तब्दील हो गई, यानी कि ये दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगी। और होता ये कि जब जब सुरेश कहीं ज़्यादा मजदूरी करने के लिए कुछ लंबे वक्त के लिए बाहर जाता या कभी रात में घर नहीं आता, तो सुमित्रा अक्सर भारती के घर आ जाती। यहाँ ये दोनों संबंध बनाते, इनके जो बच्चे हैं, जो दोनों बेटियां थी उस वक्त, वो दूसरे कमरे में उन्हें सुला दिया जाता और ये लोग यहाँ पर अपने रिलेशंस बनाते थे। अब एक छोटा सा गांव है जहाँ पर अगर 2 लड़कियाँ इस तरह से क्लोज हैं तो उनके बारे में गलत शलत बातें होनी शुरू हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें सही थी। भारती और सुमित्रा को लेकर गाँव वाले फुसफुसाते थे, कुछ लोग कहते थे कि इनका चक्कर चल रहा है, कुछ लोग कहते थे इन दोनों के बीच में गलत रिलेशन है, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करते करते, क्योंकि छोटा गांव था, तो सुरेश तक भी पहुंच जाती है। अब सुरेश को पहले तो लगता है कि सारी अफवाह है जो गांव वाले उड़ा रहे हैं, लेकिन कई बार वो ये देखता भी है कि दोनों में ज़्यादा क्लोजनेस भी है, और इसी बात पर जो सुरेश है वो अपनी पत्नी से पूछताछ भी करता है, उसे कन्फ्रंट भी करता है, जिस पर सुमित्रा उसे कहती है कि देखो तुम सारी चीज़ें गलत कह रहे हो, ऐसा हमारे बीच में कुछ नहीं है। लेकिन एक रोज़ होता यह है कि जो सुरेश है वो अपनी पत्नी के सीने पर सुमी नाम का एक टैटू देखता है, और इस पर जब वो सवाल करता है, पूछता है कि सुमी कौन है, सुमी से मतलब तुम्हारा सुमित्रा है, तुमने इसके नाम का टैटू यहाँ बना रखा है। तब वो पत्नी फिर से कहती है कि देखो तुम गांव वालों की तरह बहक गए हो, तुम्हें लगता है कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और इसीलिए उससे मेरा लगाव है, इसलिए मैंने उसके नाम का टैटू बना लिया है। लेकिन सुमित्रा की वजह से इस परिवार में कलह होने लगते हैं, लगातार लड़ाइयाँ होती हैं, और इन्हीं लड़ाइयों से तंग आकर जो ये लड़की है, जो भारती है, जो उस बेटे की माँ थी, वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो अपने फैमिली में भी सारी चीज़ें बताती हैं, जिस पर माँ उससे पूछती है कि बेटा सच सच बता, क्या तेरा सुमित्रा से सच में कुछ लेना देना है। वो अपने घर में भी यही कहानी कहती है, वो कहती है कि मेरा सुमित्रा से कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, और जो मेरे पति हैं, जो गाँव वाले हैं, वो बस मुझ पर शक करते हैं क्योंकि मेरी उससे अच्छी बनती है। अब माँ बाप इस बात से अनजान थे कि उनकी बेटी जो है वो किसी और संगत में पड़ती जा रही है, उसको अब लड़के पसंद नहीं, उसको लड़कियां भी पसंद आ गई हैं। माता पिता फिर से दोबारा से समझा के भारती को सुरेश के पास वापस भेज देते हैं। वो फिर से अपनी 2 बेटी और अपने पति के पास आ जाती है। लेकिन इसके बाद कहानी किस तरह से घूमती है, क्या इनके जीवन में चीज़ें बदलती हैं, और बेटा पैदा होने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से जो भारती है वो अपने बेटे का कत्ल करते वक्त कांपती नहीं है, और उसके बाद कत्ल करने के बाद ऐसी कहानी बनाती है जिसके चक्कर में पूरे गांव वाले बेवकूफ़ बन जाते हैं। आप वो भी जानिए। देखिए, जो भारती है बहुत ही चालाक किस्म की महिला कह लीजिए, और जो साथ में सुमित्रा है, सुमित्रा उसके दिमाग में जहर बोती थी। अब कैसे बोती थी, ध्यान से सुनिए। दरअसल कई बार जो पति को शक तो होता था, लेकिन प्रेगनेंसी जब प्रेग्नेंट हो गई थी जो भारती, प्रेगनेंसी के टाइम पर
जब पति मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ था तो अचानक से सुमित्रा घर पर आती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ये दोबारा से इंटीमेट शुरू हो जाते हैं और रील और वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। कपड़े नहीं थे शरीर पर। अब अचानक से जब जिस पति को शाम को लौटना था वो कुछ ही घंटों बाद वापस आ जाता है और घर पर जाकर देखता है कि जो घर पर उस कमरे में उसके बेडरूम में दोनों महिलाएं बिना कपड़े की हैं और कुछ अतरंग जो चीजें कर रही हैं। इस पर एक पति को आग बबूला हो जाना चाहिए था, लेकिन पति धैर्य रखकर समझाते हुए कि तुम प्रेग्नेंट हो भारती, तुम्हें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें छोड़ दो, समाज क्या कहेगा, तुम्हारे दो बच्चे हैं और होने वाला एक बच्चा और है, इनके बावजूद अगर तुम ये सारी हरकतें करोगी तो चीजें गलत हैं और इस चीजों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत प्यार से समझाया। अब क्योंकि ये जब सारी चीजें हो रही थी, उन्होंने देखा कि उसे पकड़ लिया गया है, तो दोनों महिलाएं सुमित्रा और जो भारती है दोनों सॉरी कर माफी मांगना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर पति को लगता है कि मेरी बीवी चलो गलती हो गई है, प्रेग्नेंट भी है, और इसलिए उस बात को वार्निंग देकर कहा जाता है कि अगली बार ऐसी कोई भी चीज वो बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही भविष्य में ऐसी कोई भी चीज होनी चाहिए। समय बीतता है, जुलाई 2025 आ जाता है, जहां पर उस मासूम का जन्म होता है। घर पे एक लड़की के जन्म के बाद पूजा पाठ करवाए जाते हैं, सारी खुशियां आ जाती हैं। पति को भी लगता है कि उसकी किस्मत बदल चुकी है, एक बच्चे का जन्म हो चुका है। वो पूरे गांव में त्योहार की तरह मिठाइयां बांटता है, खुशियां फैलाता है, हंसता है। फिर होता क्या है, अब हर बार की तरह ये मजदूरी के लिए बाहर जाता है। सुमित्रा जो कई दिनों से नहीं मिली थी भारती से, वो वापस आती है और वापस आने के बाद भारती के साथ फिर से रिलेशन बनाना शुरू करती है, उसी बेडरूम में जहां पर उसके पति ने वार्निंग दिया था, उसी बेडरूम में जहां पर उसे वार्निंग दी गई थी। जब ये दोनों इंटीमेट होते हैं, दोनों के अपने कपड़े उतार कर जो सारी जो गंदी हरकतें होती हैं वो शुरू करते हैं, तब अचानक से वो जो दूध मुहा जो बच्चा है वो रोना शुरू कर देता है। अब इसमें सुमित्रा आग बबूला हो जाती है। उसे लगता है कि एक छोटा बच्चा उनकी जो आपसी जिंदगी है उसमें दखल अंदाजी कर रहा है। उस बच्ची की ओर नफरत से देखती है और कहती है कि तुम्हें इस छोटे लड़के को इस दुनिया से रुखसत करने की जरूरत है, मुझे ये लड़का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसे इस दुनिया से हटा दो। भारती जो कि उसकी जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत को देखकर उसे ये लग रहा था कि उसकी मोहब्बत कहीं उसे छोड़कर ना चले जाए, वो हामी भरती है, लेकिन अपने बच्चे को मारे तो मारे कैसे। जब सुमित्रा वहां से चली जाती है, उसके बाद खेल शुरू होता है एक तरीके से भारती को ब्लैकमेल करने का, उसके दिमाग के साथ खेलने का, क्योंकि जो सुमित्रा अक्सर उसे इमोशनल मैसेज किया करती। जो आप चैट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हमने उसे अनुवाद किया है क्योंकि ये तमिलियन भाषा में था, उसे हमने आपके लिए जो आप आसान शब्दों में समझ सके इसलिए हमने अनुवाद करके आपको समझाने की कोशिश की है। सुमित्रा भारती को मैसेज करती है, जो कि एक शादीशुदा महिला है, 3 बच्चों की मां है, तुम पहले जैसे मुझसे बात नहीं करती, पहले कितना केयर करती थी, अब तो तुम्हें अपने पति और बच्चे के अलावा कुछ और नहीं दिखता है, तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए बेकार हो गई हूं। जब ये चैट पहुंचती है भारती के पास, तो भारती को लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो अपने मोहब्बत को किस तरीके से भुलाएगी, उसकी मोहब्बत उसे छोड़कर चली जाएगी, और इसलिए वो फैसला करती है कि मुझे सुमित्रा को किसी भी हाल में पाना है। ये बच्चे और पति क्या चीज है, मुझे अपने बच्चों और पतियों से कोई प्रेम नहीं है। और याद रखिएगा, साथ में घर पे 2 बेटियां भी थीं। जो बड़ी बेटी थी वो स्कूल चली जाया करती थी, जो छोटी बेटी थी वो इतनी नादान थी कि उसे नहीं पता था कि घर के अंदर बंद दरवाजे के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। छोटा बच्चा अक्सर रोता था। अब यहां पर इतने सारे मैसेज भेजने के बाद भी जब भारती की तरफ से कुछ चीजें नहीं हो रही थी, उसे लगा कि मैं किस तरीके से भारती को और भी मैनिपुलेट करूं। तो वॉइस नोट फिर से भेजा जाता है और कहा जाता है कि अपने बेटे को मार दो, क्योंकि हमारे प्यार के रास्ते में रोड़ा बन रहा है, कांटा बन रहा है, इसे हटाने की जरूरत है। ये वॉइस नोट भी भारती को भेजा जाता है, उस मां को भेजा जाता है जिस मां के 3 औलादें हैं। अब इसके बाद मैसेज आए, जो वॉइस नोट आ रहे हैं,
तब भारती को लगा कि मैं अब किसी भी कीमत पे इस बच्चे से छुटकारा पाने की जरूरत है। हवस के प्यार में इस तरीके से गाना बजाकर ये अपने बच्चे को अपनी गोद में बैठाकर उसके नाक, कान और मुंह को बंद कर देती है ताकि उसके शरीर में एक बूंद भी जो हवा है वो कहीं से उसके अंदर ना जाए। सोचिए एक बड़ा जो इंसान है वो तड़पने लगता है। एक मासूम की हालत क्या ही होगी जब उसी की मां, जिसे वो सबसे सुरक्षित स्थान मानता है, उसी की मां, एक कलयुगी मां, अपने बच्चे को मौत के घाट उतारने से जरा भी उसने नहीं सोचा। जब बच्ची की मौत हो जाती है, भारती को लगता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है, अब उसके प्यार में कोई और रोड़ा नहीं बनेगा। वो फटाक से अपना फोन निकालती है, फोटो खींचती है अपने मरे हुए बच्चे का और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करके बताती है कि देखो, तुमने जो कहा था मैंने वो करके दिखा दिया, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। मेरे पति और मेरे बच्चे से ज्यादा तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। एक 3 बच्चों की मां जब ये सारी चीजें कहती हैं चैट में, तो सोचिए जो पागलपन है, जो हवस के लिए जो पागल हो चुकी है, वो किस कदर हावी हो चुका है कि वो अपने बच्चे को मारने के बाद भी उसे जरा भी अफसोस नहीं है। अभी जब सारी जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, उस पिता के बारे में सोचिए, उस पति के बारे में सोचिए, जब वो अपनी बीवी के फोन में ये सारी चीजें देख रहा होता है, समझ रहा होता है, उसे लगता है कि जिस बच्चे के लिए उसने मन्नत मांगी, खुद उसके घर में रहने वाली बीवी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। वो फोन लेकर जाता है अपनी बीवी के पास और कहता है कि सच सच बताओ, मेरे बच्चे को किसने मारा? वो बच्चा मेरा नहीं, तुम्हारा भी था, किसने मारा? वो कहती कि अरे आपको गलतफहमी हुई है, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो फोन लेके दिखाता है कि मैंने तुम्हारा फोन खोल लिया है और सारे चैट्स मैंने पढ़ लिए हैं। तब जाकर भारती को लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस गलती को छुपाने के लिए वो एक के बाद एक कई मनगढ़ंत कहानी बताना शुरू करती है। लेकिन बावजूद इसके उसकी जो सारी बातें थीं, जो सारी जो चीज़ें निकलकर जो सामने आए, उसमें वो बहुत सारी ऐसी बातें बताती हैं जिसे खुद सुरेश जो पति था वो भी घबरा जाता है। सुरेश झगड़ा करता है, घर से वो निकल जाता है। अब इस बीच में भारती को लगता है कि कहीं मेरा पति पुलिस वाले के पास ना चले जाए। अब वो लगातार व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारी बातें करने की कोशिश करती है, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है अपने पति को। ये जो आप चैट देख रहे हैं, ये फिर से मैं कहूंगा तमिलियन भाषा में थी, हमने आपके लिए अनुवाद कर दिया है। सुरेश कहता है कि बताओ ध्रुवन के साथ क्या हुआ था। भारती कहती है कि उसने दूध पिया, उसे खांसी आई और वो रोने लगा। मैंने अपने हाथों से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हाथों के जरिए उसका गला दब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सुरेश पूछता है कि क्या सच में तुमने अपना हाथ रखा था और क्यों रखा था उस बच्चे पे? जब वो रो रहा है तो तुमने अपने हाथों से जातने की कोशिश क्यों की? भारती कहती कि मुझे नहीं पता, कि मेरा उसे मारने का इरादा नहीं था, गलती से हो गया। सुरेश कहता है कि मुझे सच बताओ भारती, उसकी मौत कैसे हुई है? जो भारती है थोड़ा सा घबराती है, वो कहती है कि वो कुछ ठीक से जवाब नहीं देती। सुरेश कहता है कि ठीक है, मुझे सच बताओ, जो भी हो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तुम जो बातें हैं मुझे सच सच बता सकती हो। इसके बाद भारती फोन करती है। सुरेश को शक था अपनी बीवी पर, उसे ये भी लग रहा था कि जो माँ अपने बच्चे को मार सकती है शायद उसे भी मार दे। तो बकायदा पहले वो घर से बाहर चले जाता है और फिर फोन कॉल के जरिए, क्योंकि भारती को अपने आप को बचाना भी था, निर्दोष भी दिखाना था, वो सुरेश को कॉल कर क्या बताती है। भारती सबसे पहले फोन करके कहती है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है तमिलियन भाषा में, हम आपके लिए उसको अनुवाद कर रहे हैं, घर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। भारती सुरेश को कहती है, सुरेश कहता है कि किस बारे में? भारती कहता है कि बस मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज आ जाओ। सुरेश कहता है कि ठीक है, बताओ क्या बात है। भारती कहती है कि मैंने जो किया वो गलत किया। सुरेश कहता है कि क्या गलत किया, क्या किया तुमने? भारती जवाब देती है, मैंने गुस्से में, जल्दबाजी में, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी हर एक बात सुनने को राजी हूं, बस तुम घर आ जाओ। सुरेश कहता है कि तुमने कहा कि मैं सुनने को तैयार हूं, तो क्या तुम उसे वापस ला सकती हो, मेरे बच्चे को? फिर मैं माफ कर सकता हूं। ये सारी चीजें सुरेश अपनी बीवी से कहता है। अभी जो सारी जो बातें हो रही हैं, ये सारी बातें एक तरीके से रिकॉर्ड भी हो रही हैं। सुरेश के बीच में और भी बातचीत होती। सुरेश जब बातचीत आगे बढ़ती तो उसमें कहता है कि सुमित्रा ने तुमसे क्या कहा था? भारती कहती कि हाँ,
मैं जानती हूँ कि तुम रिकॉर्ड कर रहे हो जो भी मैं चीज़ें कर रही हूँ। तो सुरेश कहते हैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सच जानना है। और फिर उसके बाद भारती टूटती है और कन्फेशन करती है अपने पति से फ़ोन पर ही। भारती कहती है मैंने अपने बच्चे को मौत के घाट उतारा, मैंने उसके मुंह को नाक को जो अच्छे तरीके से बंद कर दिया था, वो सांस नहीं ले पा रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और वो कुछ देर के बाद छटपटाने के बाद मर जाता है। ये माँ अपने पति को बता रही है। सुरेश कहता है कि वो बच्चा जिसे मैंने दिलो जान से प्यार कर बड़ा करने की सोची थी, क्या वो तुम्हारा बच्चा नहीं था? तुम ये कैसे कर सकती हो? वो क्या सिर्फ मेरा ही बच्चा था? वो तुम्हारा भी बच्चा था। अब ये जो सारी बातें हो रही हैं, इसके बाद जो आखिरी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, भारती कहती है कि तुम मुझे मारोगे, मैं जानती हूं तुम करोगे। और भारती को शक था कि पति जब ये सारी चीजें सुनेगा जिससे वो प्यार करता है वो उसे मारेगा, और मान रही है कि पति मुझे मारेगा। सुरेश कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे कदमों में झुककर तुमसे सच्चाई जानना चाहता हूं, प्लीज बताओ सच क्या है। एक बीवी कह रही कि पति तुम मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो, पति कह रहे नहीं, मैं तुम्हारे कदमों में गिरकर तुमसे सच जानना चाहता हूं। भारती कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे मारो, मुझे मार डालो, लेकिन मुझसे बात करो। सुरेश कहता है कि भारती मुझे बताओ कि मेरे बच्चे को किसने मौत के घाट उतारा। बीवी भारती कहती है कि सुमित्रा ने हमारे बच्चे को मौत के घाट उतारने के लिए व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजा था, तुम चाहो तो मेरे फोन से उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद सीधे तौर पर सुरेश कहीं नहीं जाता, भागकर थाने पहुंचता है। फोन के जरिए जो उसने ऑडियो रिकॉर्ड किया था पूरे थाने को सुनाता है। पूरा थाना खड़े होकर एक टकटकी निगाहों से एक पिता को देखता है, उसके दर्द को समझने की कोशिश करता है। जब उसे पता लगता है कि जो उसकी घर की एक मां ने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, और सिर्फ इसलिए ताकि उसकी जो गर्लफ्रेंड, जिसे वो लगता था कि उसकी सच्ची मोहब्बत है, वो मोहब्बत उसे सारा काम करवा रही है। थाने वाले फौरन उस बॉडी को रिकवर करने के लिए, उसकी कब्र को खोदने के लिए पहुंच जाते हैं और उसकी बीवी को अरेस्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ सुमित्रा को भी अरेस्ट कर लेते हैं। जिस तरीके से सुमित्रा ने जहर बोने का काम किया, भारती के दिमाग में बार बार उसे उकसाया कि इस बच्चे को रास्ते से हटा दो, ये रोता है, ये तंग करता है, तुम्हें इसे हटाना पड़ेगा। सुमित्रा जिसकी एक अच्छी जिंदगी हो सकती थी, वो कुछ और आगे कर सकती थी, लेकिन बावजूद इसके वो एक घर पर जाती है, उसके घर के लोगों को, बच्चों को मारने का प्लान तैयार करवाती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक शैतान ही कर सकता है, शैतान के अलावा कोई ऐसी चीजें नहीं करवा सकता। कठपुतली की तरह एक मां को अपने इशारों पर चला रही थी मैसेज के जरिए। जब उसे लग रहा था कि मैसेज उस तक नहीं पहुंच रहा होगा, जानबूझकर वॉइस नोट भेजे जा रहे थे ताकि उसकी सुमित्रा की आवाज सुनकर भारती एक तरीके से मोटिवेट हो जाए कि वो अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दे। और एक मां जो 3-3 बच्चों की मां बन चुकी है, उसे हवस के आग में वो इस तरीके से अंधी हो चुकी थी, उसे सही और गलत में कुछ भी फर्क करना समझ में नहीं आ रहा था। सोचिए, इस वक्त जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मामला कोर्ट में है, मां जेल में बंद है। उन दोनों छोटी बच्चियों पर क्या बीत रही होगी जब उन्हें पता लगेगा, जब वो बड़ी होंगी, कि उनकी जो मां है वो किस तरीके से निर्दयी, निर्लज, एक ऐसी महिला जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए एक बच्चे को, आप दूध मुहे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। पूरी दुनिया के सामने कहानी क्या बताई कि दूध पीते हुए वो मर गया क्योंकि उसकी नाक की जो नली थी वो दब गई थी और वो इस वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अगर इस तरीके की मां, कलियुगी मां अगर इस संसार में है तो उन्हें उजागर करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। और जो मां है, जो भारती है, जो सुमित्रा है, उन्हें लगा कि उन्होंने तो परफेक्ट क्राइम कर दिया है। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि उन्होंने एक बच्चे की हत्या कर दी, क्योंकि बंद कमरे में ना कोई गवाह होगा, ना कोई सबूत मिलेगा, और कोई भी पूछेगा तो बोल देंगे कि मैं तो दूध पिला रही थी, उसका नाक दब गया, मेरे को नींद आ गई, वो मर गया बेचारा बच्चा। कौन शक करेगा इस चीज को लेकर? और शुरुआती जो रिपोर्ट आई थी बच्चे को लेकर, उसमें भी यही कहा गया था कि शायद जो बच्चे की नली है वो बंद हो गई थी और ये एक्सीडेंटल डेथ है। एक्सीडेंटल, जिस हत्या को जानबूझकर किया गया उसे एक्सीडेंटल मेडिकल की भाषा में डेथ बताया गया, और जिसका फायदा दोनों महिलाएं उठाना चाहती थीं।
तो ये जो वर्णिता ने आपको शुरुआत में एक लाइन कही होगी कि किस्मत से वो जो फोन था उसमें कोई पासवर्ड नहीं था। किस्मत से नहीं होती कोई चीज, क्योंकि जो मां जब निर्दयी बन जाती है, एक छोटे बच्चे को मौत की घाट उतार देती। कहते हैं कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जब आप ऐसे बच्चों को मौत के घाट उतारते हैं तो भगवान भी या ऊपर वाला भी माफ नहीं करता आपको। और इसलिए वो किस्मत नहीं थी, वो किसी ऊपर वाले का इशारा था कि मां का पकड़ा जाना जरूरी था। ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे और फौरन ही मां पकड़ी जाती है। पूरे रिश्तेदारों के सामने ढोंग करती है, मातम मनाने की कोशिश करती है, लेकिन हाल फिलहाल में जब उसे पकड़ा जाता है तो वो हर एक सच्चाई पूरी दुनिया को बताती है। तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीजों से सतर्क रहने की जरूरत है। अगर जो पिता, जो उसने जब देखा सुमित्रा और भारती इंटीमेट हो रहे हैं, उस रोज ही अगर वो सारी इन चीजों पर रोक लगा देता, कहता कि सुमित्रा आज के बाद इस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखेगी, अगर सुमित्रा के घर वालों से जाके वो बातचीत करता, तो ये जो चीजें हुई हैं इसे बहुत पहले ही रोका जा सकता था। लेकिन गलती हर जगह से हुई और छोटी छोटी गलतियां इतनी बड़ी गलतियों में तब्दील हो गई कि इसे चाहकर भी कोई रोक नहीं पाया। तो फिलहाल के लिए दोनों महिलाएं जेल के अंदर बंद हैं, बच्चे अभी भी स्कूल जा रही हैं। पिता जो सदमे से शायद ही कभी उबर पाए, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उससे कौन सी बड़ी भूल, कौन सी बड़ी गलती हुई। तो भगवान की पूजा करने को तैयार था, अनुष्ठान करवाने के लिए उसने 1 लाख रुपए जमा कर लिए थे, लेकिन बावजूद इसके आज उसका बेटा, उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है और हत्यारिन मां सलाखों के पीछे है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम। लेकिन हमारे तमाम दर्शकों से दरख्वास्त है कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज है जो आप चाहते हैं कि हम डिकोड करें, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आपको पास लेकर उसे साझा करें आप लोगों के साथ, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ऐसी कौन सी स्टोरीज आप सुनना या समझना पसंद करेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।